नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही बात करेंगे लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की और डालेंगे नजर संवैधानिक गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति का 30 मई से 7 जून तक 3 देशों का दौरा। गैबोन, सेनेगल और कतर यात्रा के दौरान कारोबार, ऊर्जा समेत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर। यात्रा से अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव को गति मिलने की उम्मीद। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने पद और जिम्मेदारी के लिए दी बधाई, तो लोकसभा अध्यक्ष ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का जताया भरोसा। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में डीएमके के दिवंगत नेता एम करुणानिधि की प्रतिमा का किया अनावरण। संबोधन में कहा, एम करुणानिधि का देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में अहम योगदान। राष्ट्र की प्रगति के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर करना होगा काम। लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रह्म कुमारी के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए करुणा और दया वर्ष का किया आगाज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, ब्रह्म कुमारियों ने आध्यात्म से आत्मविकास का मार्ग दिखाया। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। तो बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा के 2 नवनिर्वाचित सदस्य अनिल प्रसाद हेगड़े और रविचंद्रन वड़ीराजू ने उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन में अनिल प्रसाद हेगड़े और रविचंद्रन वड़ीराजू को शपथ दिलाई। जेडीयू नेता अनिल प्रसाद हेगड़े बिहार से हैं, जबकि रविचंद्रन वड़ीराजू तेलंगाना की तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से हैं। रविचंद्रन वड़ीराजू तेलंगाना से और अनिल प्रसाद हेगड़े बिहार से उपचुनाव में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। तेलंगाना और बिहार से दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों ने संसद सदस्य की शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के दोनों सदस्यों को अपने कक्ष में शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और राज्यसभा सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए करुणा और दया वर्ष का आगाज किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने वृक्षारोपण अभियान कल्पतरू का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत लोकसभा अध्यक्ष ने सभी से पौधे लगाने की अपील की। साथ ही वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन से जोड़ने को भी कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ब्रह्म कुमारियों के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने दया और करुणा वर्ष और सघन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान कल्पतरू प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें सभी से एक वृक्ष लगाने की अपील की गई। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमारे संतों और महापुरुषों ने मानवता के कल्याण के लिए मनुष्य, प्रकृति और जीवों के प्रति दया और करुणा का संदेश दिया है, जिसे ब्रह्म कुमारी बहनें उसी संदेश को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने वर्षों पुराना दया करुणा का संदेश इस देश को दिया, दुनिया को दिया। भगवान बुद्ध आज भी केवल भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर दया, करुणा, क्षमा का संदेश देते हैं। और इस संस्था के संस्थापक बाबा लेखराज जी ने, जिन्होंने आज पूरे देश में और दुनिया के अंदर जिनके आध्यात्मिक ज्ञान से, जिनके राजयोग से, जिन्होंने लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और लोगों को श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने का जो संदेश दिया, करुणा और दया का, इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। नैतिकता से युक्त और श्रेष्ठ एवं संपूर्ण मानवीय गुणों से युक्त नागरिक एवं सभ्य समाज के निर्माण की दिशा में
ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान इस देश में भी है और विश्व के कई देशों के अंदर भी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अध्यात्म से व्यक्ति के जीवन में विकास होता है और ब्रह्म कुमारी संस्थान इसी ओर काम भी कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नैतिकता और मानवीय मूल्यों से युक्त समाज की रचना और आध्यात्मिकता के माध्यम से आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए लोगों को बेहतर बनाने में ब्रह्म कुमारियों का अहम योगदान है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत वो देश है जहाँ सामूहिकता की संस्कृति है और हमने इस दुनिया को संदेश दिया कि आध्यात्मिक ज्ञान है और हमारी संस्कृति और संस्कार ही व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने उस समय कोरोना के वैश्विक संकट के समय ये एक संदेश दुनिया को दिया कि किस तरीके से हम एक आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर भी परिवर्तन करने का कोई साधन है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है और उसके साथ आत्मविकास है, जिसके लिए देश भर के अंदर भी और विश्व के अलग अलग केंद्रों के माध्यम से भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो काम किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रह्म कुमारी संस्थान से आजादी के अमृत महोत्सव को जन जन का आंदोलन बनाने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही कहा कि भारत में सामूहिकता ही संस्कृति है और भारत अपनी संकल्प शक्ति के भरोसे ही हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ये वर्ष आजादी के संकल्प का वर्ष है और जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया है स्वर्णिम भारत का, और इस स्वर्णिम भारत के अभियान के अंदर हमें देश के हर नौजवान को, देश के हर नागरिक को जोड़ना है। किस तरीके से हम स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, हमारा क्या सपना है, इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें सामूहिकता से साथ काम करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नीम और जामुन के पौधों का रोपण भी किया। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने कल्पतरू से जुड़े ऐप को भी लॉन्च किया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सभी ने विनय कुमार सक्सेना को उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी, तो वहीं उपराज्यपाल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को प्रेरणा स्रोत बताया। आपको बता दें कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को राजनिवास में दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा कि उपराष्ट्रपति का विशाल प्रशासनिक अनुभव हमेशा से उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उपराज्यपाल ने ट्वीट किया, माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी से मिलकर उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगा। सार्वजनिक जीवन में उनका विशाल अनुभव मेरे लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहा है। इससे पहले विनय कुमार सक्सेना ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें नए पद और दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही ट्वीट के जरिए कहा कि उम्मीद है कि विनय कुमार सक्सेना दिल्ली की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने एक दिन के जयपुर दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने युवा उद्यमियों की संस्था ईओ जयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित युवा उद्यमी संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। युवाओं से संवाद के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का युवा हमारे देश का भविष्य है और बदलते परिवेश में पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। लिहाजा युवाओं को अपने वरिष्ठों के अनुभव, ज्ञान और विजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर प्रवास के दौरान युवा उद्यमी संवाद कार्यक्रम में युवाओं से कई विषयों पर संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से संसद, समाज, राजनीति, चुनौतियों, अवसरों, नीतियों और समय के साथ देश में आ रहे बदलावों समेत कई विषयों पर चर्चा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, विश्वास और जज्बा ही नए भारत के निर्माण का आधार है और इस तरह के संवाद से युवाओं में भारत को नवनिर्माण की दिशा में ले जाने वाली सकारात्मकता सामने आती है। हमेशा किसी भी काम में पुराना अनुभव, नया ज्ञान और नया विजन, ये सम्मिलित प्रयासों से एक बिजनेस के अंदर आप लोग अलग अलग क्षेत्र में इंडस्ट्रीज हैं, कोई के पिताजी ने काम संभाला होगा, अब हो सकता है कि पिताजी जिस क्षेत्र में काम करते उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि आप उससे आज बेटर कर रहे हो, तो बेटर आप नहीं कर रहे क्योंकि परिस्थितियां आपकी बेटर होगी, इसलिए उस समय उनके पास जो हथियार थे वो हथियार वही थे, उन हथियारों पे उन्होंने अच्छा काम किया क्योंकि जितनी जानकारी वो सीमित जानकारी के आधार पर वो अपनी इंडस्ट्रीज को खड़ा करते थे, अपने सर्विस सेक्टर को खड़ा करते थे। आज एक क्लिक में दुनिया की जानकारी मिल जाती है, तो निश्चित रूप से वह होता है। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे पिताजी पुराने ख्यालों के हैं, पर उनका अनुभव और उनका लाभ कहीं न कहीं उस समय की इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में काम आता है। इसीलिए राजनीति के अंदर पुराने अनुभव किसी भी कार्य के संचालन में बहुत काम आते हैं। वहीं जयपुर यात्रा के दौरान ही लोकसभा अध्यक्ष ने कोरोना काल के दौरान कई क्षेत्रों से जुड़े लोगों और चिकित्सा सेवा से जुड़े कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में भारत के लोगों ने जिस सेवा और समर्पण के साथ काम किया, वो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाता है, जिसका पूरी दुनिया सम्मान कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर प्रवास के दौरान राजेश कालानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रशंसनीय सेवाओं के लिए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों को प्रभावित किया, लेकिन इसी महामारी के दौरान दुनिया ने उभरते हुए भारत की शक्ति और सामर्थ्य को भी देखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान पूरे देश के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर काम किया। वसुधैव कुटुंबकम के संस्कारों से प्रेरणा पाकर हमने संपूर्ण विश्व में मानवता की सेवा की। जब दुनिया के विकसित देशों की हालत हमने देखी थी, तो भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या की स्थिति के अनुसार हमारा चिकित्सा तंत्र इतना मजबूत नहीं था कि हम इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर पाते। लेकिन हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय दुनिया ने देखे कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को मानती है, हमने पूरे विश्व को कुटुंब मानकर किस तरीके से समर्पण और सेवा से काम किया। हमारी इसी संस्कृति के कारण, इन्हीं संस्कारों के कारण दुनिया के कई देश आज भारत का सम्मान करते हैं, भारत की शक्ति को जानते हैं, भारत की संस्कृति को जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर हमने किस तरीके से कोरोना वैश्विक चुनौती का मुकाबला किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज के बदलते परिवेश में दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की संकल्प शक्ति दिन ब दिन मजबूत होती दिख रही है। ये वर्ष हमारे आजादी के 75 वर्ष का संकल्प का पर्व है और उस बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाया है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत का नौजवान भी अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से दुनिया की हर चुनौतियों का सरल और समाधान निकालने का काम कर रहा है।
आज जो भी दुनिया की चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का अगर समाधान निकालने के एक सक्षम है तो भारत का नौजवान है। लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका लोकतंत्र राउंडअप में और बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के दिवंगत नेता एम करुणानिधि को एक प्रतिष्ठित नेता बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि करुणानिधि ने देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। चेन्नई में एम करुणानिधि की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उपराष्ट्रपति ने करुणानिधि को भारत के उन मुख्यमंत्रियों में से एक बताया जिन्होंने विकास और सामाजिक कल्याण के लिए स्थायी विरासत छोड़ी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भले ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राज्यों में शासन कर रही हों, लेकिन सभी की भलाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण किया। चेन्नई के ओमांदुरार सरकारी स्टेट परिसर में करुणानिधि की कांसे की 16 फीट ऊंची प्रतिमा 14 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि एम करुणानिधि ने तमिलनाडु में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रयास किए। उन्होंने अपने प्रयासों से प्रतिष्ठा हासिल की और तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि करुणानिधि न केवल अपनी विचारधारा से जुड़े थे, बल्कि समर्पण, गतिशीलता और अनुशासन के साथ साथ लोगों के कल्याण के लिए भी काम करते थे। Thiru Kalingar Karunanidhi is one of the able administrator who has given a stable government and also worked for the welfare of the downtrodden, taking care of the suppressed and oppressed and depressed people, and giving social justice to various sections was his specialty. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि हमारे यहाँ अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राज्यों में शासन कर रही हैं। हम सबको लोगों के भले के लिए एक साथ काम करना चाहिए। राज्य का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को राजनीतिक मतभेद भुलाकर टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। I have had the good fortune of interacting with Karunanidhi ji quite closely over several decades during the course of my long journey in public life. It was always interesting to interact with him, to argue with him. And sometimes we used to agree to disagree also, but at the same time respect. In democracy, that is a quite essential requirement, agree to disagree. And in public life, politicians, they must respect each other. Political parties should consider that people belong to different parties, have different ideologies, different way of working, but they are all working for the people in their own way. So we must respect each other. We are not enemies. We are only political rivals. This has to be understood by one and all. This is my advice to the modern politicians of belonging to different hues. You may belong to this party or that party, but we all belong to this great country, and we are all working in the interest of the people in our own way. So we should respect and we should not treat them as enemies. आपको बता दें कि ओमांदुरार सरकारी स्टेट में सरकारी अस्पताल के परिसर में कांस्य की इस प्रतिमा को लगाया गया है। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और फिल्म अभिनेता रजनीकांत भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में क्रांतिकारी, विचारक और समाज सुधारक वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई संसद सदस्यों और अधिकारियों ने भी उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विनायक दामोदर सावरकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। ट्वीट के जरिए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा
कि वीर सावरकर की देशभक्ति और समाज सेवा से परिपूर्ण विचार आज भी हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अध्यक्ष विदेश मामलों की स्थायी समिति पीपी चौधरी, सांसदों, पूर्व सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और पीसी मोदी ने भी इस अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 26 फरवरी 2003 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के चित्र का अनावरण किया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। बीते सप्ताह संपन्न हुई लोकसभा समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 25 मई 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक हुई। 26 मई 2022 को गृह और शहरी विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 27 मई 2022 को रक्षा संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं 30 मई 2022 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक हुई। 30 मई 2022 को ही महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति की बैठक हुई। 30 मई 2022 को ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप लोकतंत्र राउंडअप को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।